हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बीएससी सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लासेज में हम जो है लास्ट क्लास में वर्नर थ्योरी पर बात कर रहे थे और वर्नर ने उपसहसंयोजक यौगिकों के एक्सप्लेनेशन के लिए एक थ्योरी दी थी जिसे हम वर्नर थ्योरी के नाम से जानते हैं, जिस पे हमने विस्तार से चर्चा पिछले वीडियो लेक्चर में की है। आज हम उससे आगे जो है अगला टॉपिक है अपना उपसहसंयोजक यौगिकों में प्रयुक्त होने वाली राशियाँ या वो टर्म्स जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में उपयोग में आती है, तो उनमें हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो टर्म है वो है समन्वय गोलक, या इसे हम समन्वय मंडल भी कहते हैं, इसे हम उपसहसंयोजन मंडल भी कहते हैं और इसे इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के नाम से जाना जाता है। दूसरी टर्म है आपकी केंद्रीय धातु आयन, इसे बोलते हैं हम सेंट्रल मेटल आयन। मेटल आयन, ठीक है। तीसरी जो टर्म है वो है आपकी लिगेंड। चौथी टर्म है समन्वय संख्या, इसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। तीसरा है आपका प्रभावी परमाणुवीय संख्या, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और छठी टर्म है केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। हम इन्हें एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली है आपकी समन्वय मंडल या समन्वय गोलक या उपसहसंयोजन मंडल। अब समन्वय मंडल किसे कहते हैं? समन्वय मंडल जो है केंद्रीय धातु आयन व लिगेंड के संयोजन से बने वाली स्पीशीज को समन्वय मंडल कहते हैं। समन्वय मंडल के अंतर्गत केंद्रीय धातु आयन व सभी लिगेंड को एक बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है। ये क्या है आपका? बड़ा कोष्ठक, ठीक है। बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है। यह एक इकाई की भांति कार्य करता है क्योंकि लिगेंड व केंद्रीय धातु, जो लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु होता है वह प्रबल उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। तो जो आपका इस बड़े कोष्ठक के अंदर होगा, इसमें आपका केंद्रीय धातु आयन हो गया और लिगेंड हो गया, वो आपका समन्वय मंडल या समन्वय गोलक या उपसहसंयोजन मंडल कहलाता है। जटिल या संकुल यौगिकों में केवल वही आयन जल में डालने पर प्राप्त होते हैं जो समन्वय मंडल के बाहर होते हैं। यदि हम कोई भी कंपाउंड जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या उपसहसंयोजक यौगिक है उसे हम जल में डालेंगे तो हमें केवल वही आयन या जो उसके बाहर के जो आयन है वही आयन प्राप्त होते हैं जो केवल और केवल इस बड़े कोष्ठक के बाहर होते हैं। वो या तो इधर हो सकते हैं, वो इधर हो सकते हैं, ठीक है। धनायन होगा तो इधर होगा, ऋणायन होगा तो इधर होगा। ये समझ में आती है। तो इससे जो बाहर वाले जो होंगे कंपोनेंट वही हमें जल में घुलनशील अवस्था में या आयन के रूप में मिलेंगे। जैसे मैं यहाँ पर बात करता हूँ एक उदाहरण लेकर K4FeCN6 की, ठीक है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड की। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहला जो है ये बड़ा कोष्ठक है जिसे हम गुरु कोष्ठक कहते हैं। उसके बाद इस कोष्ठक से इस कोष्ठक के बीच जो पूरा ये मंडल है, ये देखिए ये वाला, तो मैंने इसको यहाँ से लिखा हुआ है, देखो ये कहलाता है आपका समन्वय मंडल। ये समझना बेहद ही ज़रूरी है। उसके बाद इसमें देखो आयरन दिख रहा है आपको, तो आयरन क्या है आपका? केंद्रीय धातु आयन। ये है आपका सेंट्रल मेटल आयन, ये होता है CMI। उसके बाद CMI से कौन जुड़ रहा है? साइनाइड। ये कितने हैं? 6। तो ये साइनाइड क्या है? ये लिगेंड हैं। और ये लिगेंड किससे जुड़े होते हैं? ये उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। उपसहसंयोजक बंध को हम ऐसे दिखाते हैं। तो
जो साइनाइड है वो इलेक्ट्रॉन डोनर का कार्य करता है और आयरन यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का कार्य करता है। अब इसके बाहर जो भी है इधर, ये है आयन स्पेयर, ठीक है। ये कोष्टक के बाहर वाला जो पार्ट है ये कहलाएगा आपका आयन स्पेयर। और जल में डालने पर सिर्फ और सिर्फ ये जो इस कोष्टक के बाहर होते हैं आयन, या जो भी आपका यहाँ पर स्पीशीज होती है वही जल में अपना परीक्षण देती है, अपने आयन देती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं समन्वय मंडल धनावेशित, ऋणावेशित या उदासीन हो सकते हैं। जो आपका ये समन्वय मंडल है ये आपका धनावेशित हो सकता है, ऋणावेशित हो सकता है या उदासीन भी हो सकता है। सारी कंडीशन इस पे है। तो देखो ऋणावेशित कौन सा है, जैसे FeCN6 यहाँ है 3-, ठीक है। FeCO12 इस पर कोई चार्ज नहीं, देखो इस मंडल के बाहर कोई चार्ज नहीं है, ये उदासीन आपका है। यदि मैं बात करूँ यहाँ पर CO जो आपका कोबाल्ट है और ये कार्बोनिल है, ये ध्यान रहे, ये तो आपका कार्बोनिल है ये CO, और ये CO आपका कोबाल्ट है। इसमें O छोटा है C बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर NH3 इसके हाथ में जुड़ा हुआ है, CO NH3 का होल 6 और इस पर चार्ज है +3। तो ये समन्वय मंडल आपका धनायन का उदाहरण हो गया, ये उदासीन का हो गया और ये ऋणावेशित का हो चुका है। इसी तरह ऋणावेशित का उदाहरण बहुत है, उदाहरणों की कमी नहीं है, पर दिखता ऐसा है, मैंने इसलिए आपको एक एक उदाहरण से भी के बताए हैं, ठीक है। इसी प्रकार आपका जो है प्लेटिनम PtCl4 का प्लेटिनम Cl4 2- डायरेक्ट ही है, ये गलत लिखा हुआ है, प्लेटिनम Cl4 2-, ठीक है। इसके बाद ये तो हुई आपकी समन्वय मंडल या कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात। अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो आपका क्वेश्चन मुझे लगता है कि गलत नहीं जाएगा। अब दूसरी टर्म है आपकी केंद्रीय धातु परमाणु। कौन? केंद्रीय धातु परमाणु। सेंट्रल मेटल आयन। समन्वय मंडल में उपस्थित वह स्पीशीज जिसके पास लगभग समान ऊर्जा वाले रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं तथा जिनमें वह लिगेंड द्वारा दान किए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण कर सके तथा उनके साथ उपसहसंयोजक बंध बना सके, केंद्रीय धातु आयन कहलाता है। अभी अभी मैंने कहा है आपसे कि साइनाइड लिगेंड डोनर है और आयरन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, अर्थात और बनने वाला जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड या उपसहसंयोजक बंध। लेकिन बंध बनेगा कब? जब एक दानदाता होगा और एक एक्सेप्टर होगा। एक्सेप्टर अगर है तो एक्सेप्टर कब होगा? जब उसके पास रिक्त कक्षकों की उपस्थिति होगी। यही चीज़ मैंने अभी आपको समझाई है। सभी केंद्रीय परमाणु या धातु आयन लुईस एसिड क्या होते हैं? लुईस अम्ल, या इन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही के रूप में कार्य करते हैं। लुईस अम्ल कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं वो लुईस जो है एसिड कहलाते हैं। तो ये हो गई आपकी केंद्रीय धातु परमाणु की बात। अब इसके बाद अगर आपका ये लुईस एसिड है तो लिगेंड क्या कहलाएगा? वो लुईस बेस कहलाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है वो लुईस बेस कहलाता है। तो तीसरी टर्म आपकी है लिगेंड, ठीक है। लिगेंड क्या होता है? समन्वय मंडल में केंद्रीय धातु आयन जिन परमाणु या परमाणु के समूह से उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा रहता है लिगेंड कहलाता है। एक बार पुनः, समन्वय मंडल में केंद्रीय धातु आयन जिन परमाणु या परमाणु के समूह से उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा रहता है लिगेंड कहलाता है। देखो एक जो है परमाणु है केंद्रीय धातु परमाणु, वो एक जैसे लिगेंड से भी जुड़ सकता है, समान लिगेंड से, या वो अलग अलग प्रकार के लिगेंड से भी बंध बना सकता है एक समय में, ठीक है। और दूसरी प्रकार से हम इसको और डिफाइन कर सकते हैं, परमाणु या परमाणुओं का समूह
जिनमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है लिगेंड कहलाते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन डोनर होगा वो लिगेंड कहलाएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है देने के लिए वो कहाँ से लिगेंड कहलाएगा, वो तो पहले भिखारी हो रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका है सभी लिगेंड लुईस सार, इसको हम लुईस बेस कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन युग्मदाता या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर के रूप में कार्य करते हैं। लिगेंड में जो परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु आयन को देकर उपसहसंयोजक बंध बनाता है उसे दाता परमाणु कहते हैं, और केंद्रीय धातु परमाणु को हम ग्राही परमाणु कहते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ तक की बात तो आपके सबकी क्लियर हो गई है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को यदि आपका देता है तो वो लुईस एसिड कहलाता है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है, वो लुईस एसिड आपका कहलाता है, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म का दाता, जो इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, वो आपका लुईस बेस कहलाता है, अर्थात लिगेंड कहलाता है, क्योंकि लिगेंड ही तो आपका इलेक्ट्रॉन देगा। अब बात यहाँ ये आ जाती है कि हमने तो कह दिया सिंपली कि ये लिगेंड जो होते हैं डोनर होते हैं, सेंट्रल मेटल आयन जो है एक्सेप्टर होता है। अब लिगेंड सभी एक बिरादरी के तो नहीं होते, कोई एक लोन पेयर देता है, कोई 2 लोन पेयर देता है, कोई 3 देता है ना। तो मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड लिगेंडों के अलग अलग प्रकार हैं। तो इन लिगेंडों के बंध बनाने की, इलेक्ट्रॉन पेयर देने की, इनकी अलग अलग क्षमताओं के आधार पर इन लिगेंडों का वर्गीकरण किया जाता है। तो लिगेंड किस किस टाइप के हो सकते हैं उन पर चर्चा हम इससे अगले वाले वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।